नमस्कार दोस्तों। आज का जो निबंध है वो देवेंद्र मीणा के द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसका विषय है विनम्रता सर्वोच्च सद्गुण है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब भी हमें निबंध लेखन करना है तो निबंध लेखन में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे निबंध में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण झलकना चाहिए, विषय के आसपास ही हमारा लेखन होना चाहिए। जो भी हम फैक्ट्स, डेटा, कोटेशन, लोकोक्तियाँ आदि इन सब का उपयोग कर रहे हैं तो उनकी प्रासंगिकता झलकनी चाहिए। हमें सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे निबंध में बहुत रेलेवेंट और प्रासंगिक लिखने चाहिए। गागर में सागर भरने वाली कला हमारे निबंध लेखन में झलकनी चाहिए। हमारा जो शब्द चयन होना चाहिए वो बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। साथ ही हमें बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द चयन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे जो पैराग्राफ हो वो सरल, सहज एवं रुचिकर होना चाहिए। तो इन सभी को हम इस निबंध में देखने की कोशिश करेंगे, किस तरह से इस निबंध को लिखते समय इन सभी बातों का ध्यान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस निबंध को पढ़कर देखते हैं किस तरह से इस निबंध में सभी बातों का ध्यान दिया गया है। बचपन में एक कहानी बड़ी रोचक लगती थी। एक बार एक पेड़ एवं घास के बीज साथ साथ अंकुरित होते हैं। दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ते हैं, किंतु प्रकृति में जहाँ पेड़ का लंबा होना तथा घास का छोटा होना तय है, पेड़ घास के इस बोनेपन पर हंसता है और अहंकारी बातें करता है। घास बेचारी शांत रहती। एक दिन नदी का तेज बहाव अपने आने पर घास अपनी प्रकृति के कारण झुक गई, जबकि पेड़ अहंकारवस्था में टूट गया। उपरोक्त कहानी का सार इतना ही नहीं कि विनम्र बने रहने से दीर्घ आयु होते हैं, जबकि अहंकार विनाश का कारण है, अपितु इस मर्म को समझने की भी आवश्यकता है, जो संकेत करता है कि व्यक्ति जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले, किंतु उसे अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात अपने से छोटों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। रहीम के एक दोहे में भी कहा गया है, रहीमन देख बड़ीन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। दोस्तों, हमने देखा कि शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही किस तरह से एक कहानी का उपयोग किया गया है, कहानी के बाद दोहे का उपयोग किया गया। तो ये निश्चित रूप से हमारे निबंध लेखन को उच्च कोटि का बनाता है, साथ ही अधिक से अधिक अंक देने में भी हमें सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित करना चाहता है तथा जीवन में आवश्यक भी है क्या सफलता, किंतु जीवन की सफलता एवं सार्थकता क्या एक दूसरे पर आश्रित हैं अथवा दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। सम्राट अशोक ने अपनी सेना के मध्य में आकर कलिंग को हराया तथा उसको अपने राज्य का हिस्सा बनाया, किंतु इतनी सफलता के बावजूद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसकी आवश्यकता क्या थी? क्या सफलता पर्याप्त नहीं थी? यहाँ तक कि वर्तमान विश्व भी अशोक को कलिंग के विजेता के रूप में नहीं, बल्कि धम्म के अनुयायी के रूप में देखता है। विनम्रता व्यक्ति का वह गुण है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर सामाजिकरण एक शब्द उपयोग किया गया है, तो ये अपने आप में परिपक्व लेखन को दर्शाता है। शब्द चयन हमारा परिपक्व है। मनुष्य मूल प्रवृत्ति में स्वार्थी अहंकारी होता है, किंतु जैसे जैसे वह आसपास के वातावरण के संपर्क में आता है, उसकी मूल प्रवृत्ति का लोप होता जाता है तथा नवीन गुणों का प्रभाव प्रखर होने लगता है। समाज के सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए सहिष्णुता, सौहार्द, करुणा, सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि हमारे जो गुणों का विकास है, इन्हीं के कारण हम में विनम्रता आती है। तो इन्हीं गुणों के मिश्रण से विनम्रता रूपी सद्गुण का विकास होता है। तो विनम्रता क्या है? एक सद्गुण है। तो निबंध में भी बताया गया है कि विनम्रता सद्गुण है।
तो हमने निबंध का जो विषय है उसी का उपयोग कर लिया है। तो ये हमारे निबंध को इंटरलिंकिंग क्वालिटी और विषय पर ही टिके रहने का। विनम्रता के संदर्भ में कहा जाता है कि यह महान लोगों के द्वारा धारण किया जाने वाला गुण है, क्योंकि तुच्छ व्यक्ति अधजल घगरी झलकत जाए, अधजल गगरी झलकत जाए की भांति विनम्रता को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कूप मंडूक ही बने रहते हैं। सो दोस्तों, देखा हमने इस छोटी सी 2 लाइन में ही उन्होंने वाक्यांश अधजल घगरी झलकत जाए, अधजल गगरी झलकत जाए की और कूप मंडूकता 2 अच्छे शब्दों का चयन किया है। ये हमारे निबंध में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। ज्ञानी मनुष्य विनम्रता को दिखाते नहीं बल्कि आत्मसात कर लेते हैं। जीवन शैली का हिस्सा बनाकर वे अपनी महानता को और अधिक बढ़ा लेते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रशंसा किए जाने पर भी उससे नहीं स्वीकार करते। मतलब कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है, जिसने जीवन को समझा है, वह उसकी प्रशंसा मिलने पर भी उसे बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। जबकि अधम लोग अपने मुँह मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं। जबकि अधम लोग अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं। सुकरात भी कहता है कि ज्ञानी होने के बावजूद भी वे कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, जब हम सुकरात के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सुनने को देखने को मिलता है कि सुकरात कहते हैं मैं ज्ञानी इस बात में हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। कबीर ने एक बहुत ही सटीक व्याख्या की है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सो दोस्तों, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं आती है, तो वह फल लागे अति दूर वाली कॉन्सेप्ट को ही अपनाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति उपलब्धि हासिल कर ले तो उसका अहंकार करने की बजाय समाज हित में उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि बिना सार्वजनिक हित वह उपलब्धि निरर्थक है। जैसे दोस्तों, महावीर जैन ने, महात्मा बुद्ध ने उपलब्धि हासिल करी और उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग किया, तो उनकी ये उपलब्धि निरर्थक नहीं गई। जिस प्रकार फल अपने वृक्ष पर झुक जाते हैं, जिस प्रकार फल आने पर वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि प्राप्त होने पर व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये लाइन भी बहुत शानदार, गागर में सागर भरने वाला काम करती है कि जिस प्रकार फल आने पर वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि प्राप्त होने पर व्यक्ति को विनम्र हो जाना चाहिए और जिस बात के लिए उन्हें उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका रसवादन अन्य लोगों को भी चखाना चाहिए। विनम्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का भी काम करती है। कोई भी व्यक्ति यदि उसके अंदर विनम्रता होगी तो उसका व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि अहंकारी व्यक्तियों में दूसरों के विचारों को ग्राह्य शून्य होती है। मतलब जो व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है, अपने ही मद में रहता है, उसके अंदर दूसरे व्यक्तियों के विचारों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो नगण्य होती है, शून्य होती है। जबकि विनम्रता को आत्मसात करने वाला व्यक्ति सदा नए विचारों के प्रति आसक्त रहता है। आसक्त से आशय है कि उसके प्रति लगाव रखता है। नए विचार, तो हमने देखा कि विनम्रता को आत्मसात करने वाला व्यक्ति सदा ही नए विचारों के प्रति आसक्त रहता है, उन्हें अपनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और इससे उसके व्यक्तित्व में निखार स्वतः आने लगता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भी विद्यार्थियों के साथ रहते थे, जो उनको और महान बनाता है। इस महानता के लिए आज भी भारत रत्न के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रतम। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर गागर में सागर भरने का काम किया गया है कि हमें पता है कि विद्या जो है विनय प्रदान करती है और विनय से ही पात्रता आती है, मतलब किसी चीज़ के लायक हम बन पाते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रतम। तो यह भी हमें हमारे उत्कृष्ट कोटि का निबंध लिखने में सहायता प्रदान करता है, इस तरह की लोकोक्तियाँ या संस्कृत वाक्य। अर्थात ज्ञानेक्षु व्यक्ति में ज्ञान केवल सूचनाओं का भंडार नहीं बल्कि वह उसको विनयशील भी बनाता है। तो जैसे जैसे इंसान
ज्ञान की बूंदें चखता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर विनयशीलता भी आते जाती है और उसका व्यक्तित्व में निखार आते जाता है। यही विनम्रता व्यक्ति को जीवन पथ पर अग्रसर होने का मार्ग प्रदान करती है, क्योंकि विनम्रता से ही व्यक्ति पात्रता ग्रहण करता है। विनम्रता से ही व्यक्ति पात्रता ग्रहण करता है, अर्थात विनम्रता व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था के योग्य बनाती है ताकि जीवन निर्वाह बेहतर हो सके। व्यक्ति के 5 मूलभूत गुणों में विनयशीलता एक प्रमुख गुण है, जो उसे अध्यापक तथा सहपाठियों के विचारों के प्रति सहिष्णु बनाता है। विनम्रता व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए अनिवार्य है। विनम्रता व्यक्ति के नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए अनिवार्य है। यदि नेतृत्वकर्ता विनम्र है, उसके नेतृत्व को जनता स्वीकार करती है। मतलब कोई भी लीडर, उसके अंदर विनम्रता का गुण है तो उसे जनता स्वीकार करती है। विनम्रता के गुण से युक्त नेतृत्वकर्ता स्वयं के विचारों को थोपने के बजाय उनको जनमानस के सुझावों से परिपक्व बनाता है। जैसे थोपने का काम किसने किया था? हिटलर ने किया था। तो हिटलर की स्वीकार्यता नहीं है, लेकिन जनमानस की यदि बात करें कि जनता किसे पसंद करती है, यदि हम अब्राहम लिंकन का उदाहरण लें, वो भी एक लीडर रहे हैं अपने समय में, तो जनता उनके सुझावों को मानती है और यही एक लीडर को परिपक्व भी बनाता है। तो यदि नेतृत्वकर्ता, यहाँ दे हमारा लीडर विनम्र है तो उसके नेतृत्व को जनता स्वीकार करती है। विनम्रता के गुण से युक्त नेतृत्वकर्ता स्वयं के विचारों को थोपने के बजाय उनको जनमानस के सुझावों से परिपक्व बनाता रहता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के दौरान सत्य एवं अहिंसा को अपना साधन घोषित करते हुए स्वतंत्रता रूपी संध्या की प्राप्ति को चुना। मतलब साधन साध्य विवाद को भी दिखा दिया गया है। गांधी जी एक नेतृत्वकर्ता थे, उनका साधन था सत्य एवं अहिंसा, और इसी के मार्ग पे चलकर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के दौरान सत्य एवं अहिंसा को अपना साधन घोषित करते हुए स्वतंत्रता रूपी संध्या की प्राप्ति को चुना। सत्य एवं अहिंसा विनम्र व्यक्ति के 2 आभूषण की भांति हैं। सत्य एवं अहिंसा विनम्र व्यक्ति के 2 आभूषणों की भांति है, जो विनम्रता को और अधिक प्रभावी गुण बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी इस बात को प्रतिष्ठापित करने का काम कर ही दिया हमारे राइटर ने, जो भी हमारे लेखक हैं, कि सत्य एवं अहिंसा विनम्र व्यक्ति के 2 आभूषणों की भांति हैं और विनम्रता को और अधिक प्रभावी गुण बनाते हैं। मतलब जो हमारा टॉपिक था निबंध का कि विनम्रता एक सद्गुण है, तो यस इस चीज़ को प्रूफ कर दिया गया है। आगे देखते हैं। विनम्र व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि वह हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, न ही प्रतिस्पर्धा, न द्वेष, न ईर्ष्या। मतलब विनम्र व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, जो भगवत गीता में बात की गई है कि इंसान को हमेशा स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहना चाहिए। न ज़्यादा सुख आने पर उछलना चाहिए, न ज़्यादा दुख आने पर रुआई या बहुत ज़्यादा रोना धोना मचाना चाहिए। विनम्र व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में रहता है। तो विनम्र व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि वह हमेशा खुशी रहता है, सुखी रहता है, क्योंकि उसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, न प्रतिस्पर्धा, न द्वेष, न ईर्ष्या। इन सभी अवगुणों से दूर रहते हुए वह अपने केवल अपनी ही नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। मतलब इंसान को अपने आप में इस तरह से विकसित करना चाहिए कि उसका जो जीवन है खुद के काम नहीं आ सके, न केवल खुद के काम बल्कि समाज के विकास के लिए भी काम आ सके, और इसी चीज़ में उसे प्रयत्नशील रहना भी चाहिए। और यदि वो ऐसा करता है तो सभी प्रकार के अवगुणों से वह दूर हो जाता है स्वतः ही। तो इन सभी अवगुणों से दूर रहते हुए वह केवल अपने ही नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में एक प्रसंग है कि जब वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे, तब लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए, गालियाँ दी, किंतु महात्मा बुद्ध ने इनसे विचलित हुए बिना अपने कार्य साधना में लगे रहे और अंततः महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। सो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की जो कहानी है हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें
सिर्फ और सिर्फ सद्गुणों को अपनाना चाहिए और सद्गुण के रूप में एक विनम्रता है। विनम्रता अपने आप में एक सद्गुण है। इस बात को महात्मा बुद्ध के उदाहरण देकर प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। विनम्रता में वह क्षमता होती है जो किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकती है और हृदय परिवर्तन कराने में महात्मा गांधी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा का साधन के रूप में प्रयोग किया। तो विनम्रता में वह क्षमता होती है जो किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकती है। विनम्रता जीवन को सार्थकता की ओर ले जाती है। जिस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति महान हो जाता है, जैसे महात्मा गांधी महान हो गए, महात्मा बुद्ध महान हो गए। विनयशीलता ही मोक्ष है। लो भाई, हमारे सभी धर्म कहते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना चाहिए, तो विनयशीलता को मोक्ष बता दिया है। तो विनयशीलता अपने आप में एक सद्गुण के रूप में हैंस प्रूव्ड कर दिया गया है। तो विनयशीलता ही मोक्ष है, अर्थात विनम्र व्यक्ति इसी जीवन में सार्थकता को प्राप्त कर लेता है जो मोक्ष के समान ही है। विनम्रता व्यक्ति को धरातल पर गिरे हुए पंख के स्थान से उठाकर हवा की तरह गगन के उस क्षेत्र में ले जाती है जहां वह सर्वोच्च कहे जाने वाले पर्वत से भी ऊंचा पहुंच जाता है। मतलब कुल मिला के फर्श से अर्श पर ले जाने का काम करता है हमारा विनम्रता का गुण। विनम्र व्यक्ति को कई बार व्यक्ति की कमजोरी भी मान लिया जाता है। इस विनम्रता का दमन अहंकार के द्वारा किया जाने लगता है, किंतु जिस प्रकार सत्य को दबाया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। तो एक लोकोक्ति है दोस्तों, वाक्यांश है कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। मतलब सत्य को हराया जा सकता है सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। उसी प्रकार विनम्रता कुछ समय के लिए कमजोरी प्रतीत होती जरूर है, किंतु अंततः उसकी क्षमता इतनी व्यापक होती है कि पर्वत के समान कठोर बाधा को भी दूर कर सकती है। इस रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश बाधा को निस्तनाबूद किया था। सो दोस्तों, फिर से इस बात को हैंस प्रूव्ड कर दिया गया है कि यस, विनम्रता एक सद्गुण है। विनम्रता लोचशीलता प्रदान करती है। लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। विनम्रता लोचशीलता प्रदान करती है। इसी लोचशीलता को सहिष्णुता भी कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कवि इकबाल ने कुछ यूँ कहा है कि यूनान मिस्र रोमान सब मिट गए जहाँ से। यूनानी मिस्र रोमानी मतलब रोम। तो यूनान मिस्र रोमान सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वह बात भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता की ही थी। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता की ही थी, जिससे कि वह हजारों वर्षों तक भी अक्षुण्ण बनी रही। मतलब भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। और इसके ऊपर हमारे जीएस की सोसाइटी खंड में मेंस में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्या बात है कि भारतीय संस्कृति आज भी बनी हुई है, उसमें निरंतरता बनी हुई है, लेकिन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियाँ नष्ट हो चुकी है। विनम्रता व्यक्ति हो या संस्कृति हो, उसे चिर स्थायित्व प्रदान करती है। लो भाई, मतलब दीर्घायु चिर स्थायित्व प्रदान करती है क्या? विनम्रता। फिर से इस बात को लिखकर हैंस प्रूव्ड कर दिया गया है कि यस, विनम्रता एक सद्गुण है। मतलब कुल मिलाकर हम विषय से भटकाव नहीं हो पाए हैं, जिससे कि उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जबकि अहंकार अस्थायी एवं क्षणभंगुर है। अहंकार क्या है? अस्थायी एवं क्षणभंगुर है। विनम्रता व्यक्ति के सामाजिक, व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक अनिवार्य गुण है। मतलब विनम्रता व्यक्ति के सामाजिक, व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक अनिवार्य गुण है। किसी राष्ट्र, संस्कृति, समाज के चिर स्थायित्व के लिए उसका विनम्र अर्थात सहिष्णु होना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि विनम्रता एक श्रेष्ठ गुण है। फिर से हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका खुद का एक व्यक्तिगत स्तर भी होता है, उसकी कुछ मनोवैज्ञानिक धारणाएं भी होती है। यदि इंसान के अंदर विनम्रता का गुण है तो व्यक्ति के
सामाजिक, व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए विनम्रता एक अनिवार्य गुण बन जाता है। किसी राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, एक चिर स्थायित्व के लिए उसका विनम्र होना अर्थात सहिष्णु होना आवश्यक है। अतः स्पष्ट है कि विनम्रता एक श्रेष्ठ गुण है, एक श्रेष्ठ सद्गुण है।